प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत 2047 का रोडमैप पेश करते हुए शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया। उन्होंने भारत की भविष्य की ताकत को 7 प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ते हुए इसे एक व्यापक रणनीतिक विजन के तौर पर सामने रखा। प्रधानमंत्री के मुताबिक इन 7 धाराओं में मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति और कनेक्टिविटी, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर शामिल है। सप्तधारा सप्तधारा शब्द अपने आप में भी काफी अर्थपूर्ण है, यानी कि मीनिंगफुल है। संस्कृत में सप्त का अर्थ होता है 7 और धारा का अर्थ होता है प्रवाह या धारा या बहना, यानी अलग अलग धाराओं का एक साथ आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री के भाषण में इसका इस्तेमाल केवल 7 योजनाओं या 7 सरकारी क्षेत्रों की सूची के तौर पर नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक शक्ति के रूपक के रूप में दिखाई देता है। जिस तरह कई धाराएं मिलकर एक बड़ा प्रवाह बनाती हैं, उसी तरह इन 7 क्षेत्रों की ताकत को मिलाकर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना की गई है। तब देश अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, जब भारत विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा कर रहा होगा। सप्तधारा की पहली शक्ति मैन्युफैक्चरिंग पावर है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को सिर्फ तैयार उत्पाद बनाने वाला देश नहीं, बल्कि कंपोनेंट से लेकर अंतिम उत्पाद तक पूरी वैल्यू चेन तैयार करने वाला वैश्विक केंद्र बनना होगा। इसके लिए लागत, गुणवत्ता और उत्पादन के पैमाने को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया है। उनका संदेश साफ है कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी जगह मजबूत करनी होगी। दूसरी धारा कृषि और फूड प्रोसेसिंग है। भारत कृषि प्रधान देश है। इसका उद्देश्य खेती को केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित रखने के बजाय भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। मिलेट्स, मसाले, फल और सब्जियों जैसे उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के जरिए भारत को बड़ी फूड पावर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि रूरल इकोनॉमी और रोजगार को भी मजबूती मिल सकती है। तीसरी शक्ति टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमता बढ़ाने की जरूरत बताई। यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता का उदाहरण देते हुए उन्होंने भारत को केवल टेक्नोलॉजी का बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए इनोवेशन हब बनाने की बात कही। मेड इन इंडिया, 6G और अगली पीढ़ी की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नेतृत्व भी इसी सोच का हिस्सा है। चौथी धारा गति शक्ति और कनेक्टिविटी से जुड़ी है। इसका फोकस तेज और बेहतर परिवहन व्यवस्था, हाई स्पीड रेल, सड़क, एयरपोर्ट, जलमार्ग और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर है। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा संबंध देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धा से है, क्योंकि इससे लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही तेज होती है। इसी के साथ बंदरगाहों को केवल माल ले जाने या लाने की जगह ना मानकर पोर्ट लेड डेवलपमेंट का केंद्र बनाने की सोच भी इसी गति शक्ति का हिस्सा है और इसी के चलते सामने रखी गई है। पांचवी धारा रक्षा शक्ति है, यानी कि डिफेंस पावर। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रक्षा उपकरणों, जरूरी तकनीकों और रणनीतिक क्षमताओं के मामले में आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण माना गया है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन, काउंटर ड्रोन, हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। लक्ष्य सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि भविष्य में भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना भी है। छठी धारा है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। इसमें रीन्यूएबल एनर्जी, इसमें सस्टेनेबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि जिस एनर्जी को बार बार इस्तेमाल किया जा सके, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के साथ भारत की समुद्री क्षमता यानी कि ब्लू इकोनॉमी पर जोर दिया गया। लंबी समुद्री तट रेखा, मत्स्य पालन यानी कि फिशरी, तटीय पर्यटन यानी कि आइलैंड टूरिज्म कह सकते हैं या फिर बीच टूरिज्म कह सकते हैं, यानी कि जो क्षेत्र समुद्र के किनारे हैं वहां का टूरिज्म, और समुद्री तकनीक को ब्लू इकोनॉमी की बड़ी संभावनाओं के तौर पर देखा गया है।
इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना है। सप्तधारा की सातवीं और आखिरी शक्ति भारत की सॉफ्ट पावर है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे यूनिक मानी गई है, योग, जिसे भारत ने दुनिया को दिया है। भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प, हथकरघा, भारतीय सिनेमा, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट के जरिए भारत की सांस्कृतिक ताकत को दुनिया तक पहुंचाने की बात कही गई है। सिर्फ आर्थिक और सैन्य ताकत के आधार पर ही नहीं, भारत अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है, भारत के जो संस्कार हैं, वासुदेव कुटुंबकम की जो भारत की भावना है, उसके आधार पर भारत एक विश्व गुरु बने, ये सप्तधारा की इस सातवीं धारा का मकसद है। विकास की परिभाषा केवल जीडीपी, फैक्ट्रियों और तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति और वैश्विक प्रभाव को भी राष्ट्रीय शक्ति का हिस्सा इस सप्तधारा में माना गया है। अब सवाल उठता है कि 7 धाराओं के लिए सप्तधारा जैसा शब्द ही क्यों चुना गया? इसका संबंध भारतीय परंपरा में अंक 7 की विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता से भी जोड़ा जा सकता है। भारतीय परंपराओं में सप्तऋषि, सप्तलोक, सप्तपुरी, सप्तद्वीप जैसी अनेक अवधारणाएं मिलती हैं। इसीलिए सप्तधारा शब्द आधुनिक विकास की अवधारणा को एक परिचित सांस्कृतिक प्रतीक से जोड़ता है। हालांकि यह कहना अधिक उचित होगा कि प्रधानमंत्री ने इस शब्द को एक आधुनिक राष्ट्रीय रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया। इसे किसी एक प्राचीन धार्मिक अवधारणा का सीधा पुनरुत्पादन मानना जरूरी नहीं है। हिंदू पौराणिक परंपरा में सप्तद्वीप की अवधारणा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विष्णु पुराण में जम्बू, प्लक्ष, शाल्मकी, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर नामक 7 द्वीपों का वर्णन मिलता है। इनके चारों ओर 7 अलग अलग समुद्र बताए गए हैं। ये विवरण आधुनिक भौगोलिक नक्शे की तरह नहीं, बल्कि पौराणिक ब्रह्मांड और पृथ्वी की एक धार्मिक कॉस्मोलॉजिकल कल्पना के रूप में समझा जाता है। इसी तरह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि द साइंस ऑफ सुप्रीम रियलिटी, और हम आसान भाषा में समझें तो द वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मा में 7 ऊर्ध्व लोक यानी कि अपर वर्ल्ड यानी कि हेवन कह सकते हैं, लोगों की अवधारणा भी मिलती है। भू, भूवर, स्वर्ग, मेहर, जन, तप और सत्यलोक को विभिन्न आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय स्तरों के रूप में बताया गया है। पौराणिक परंपराओं में कुल 14 लोकों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 7 उच्च लोक और 7 अधोलोक माने जाते हैं। 7 का महत्व धार्मिक भूगोल में भी दिखाई देता है। सनातन परंपरा में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका को सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरों के रूप में माना जाता है। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल इनक्रेडिबल इंडिया पर भी इन 7 शहरों को प्रमुख हिंदू पवित्र नगरों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इन शहरों का महत्व अलग अलग धार्मिक परंपराओं, देवताओं, तीर्थों और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा है, और इसी क्रम में सप्तऋषि भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अलग अलग ग्रंथों, परंपराओं में सप्तऋषियों की सूचियां बदल सकती हैं, लेकिन एक प्रचलित सूची में वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज के नाम मिलते हैं। आकाश में सप्तऋषि तारामंडल के नाम से पहचाने जाने वाले 7 प्रमुख तारों को भी भारतीय परंपरा में इन ऋषियों से जोड़ा गया है। 7 धाराओं और पवित्र नदियों की अवधारणा भी भारतीय धार्मिक संस्कृति में दिखाई देती है। गंगा के संदर्भ में हरिद्वार क्षेत्र की स्थानीय धार्मिक मान्यताओं में सप्तधारा या सप्त सरोवर का उल्लेख मिलता है। इससे जुड़ी कथा में माना जाता है कि गंगा की धाराएं सप्त ऋषियों की तपस्या के दौरान अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हुईं। ये 7 धाराएं केवल पानी के प्रवाह की बात नहीं करती, बल्कि निरंतरता, विस्तार और शक्ति के प्रसार का प्रतीक मानी जाती हैं। इसी तरह देखा जाए तो सप्तधारा शब्द के पीछे 2 अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं। पहला स्तर पूरी तरह आधुनिक और रणनीतिक है, जिसमें भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख शक्तियों को एक साथ आगे बढ़ाने की योजना सामने आती है। दूसरा स्तर सांस्कृतिक है, जहां 7 भारतीय परंपरा में लंबे समय से पूर्णता, संरचना, विविधता और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा अंक रहा है। प्रधानमंत्री ने इसी परिचित सांस्कृतिक प्रतीक को आधुनिक विकास की भाषा से जोड़कर शक्ति की सप्तधारा का रूप दिया है। इसीलिए सप्तधारा को केवल 7 योजनाओं की सूची के रूप में देखना इसके व्यापक अर्थ को सीमित कर देगा।
इसका मूल संदेश यह है कि विकसित भारत का निर्माण किसी एक क्षेत्र की ताकत से नहीं, बल्कि उत्पादन, कृषि, तकनीक, कनेक्टिविटी, रक्षा, पर्यावरण और संस्कृति जैसी अलग अलग शक्तियों को एक साथ आगे बढ़ाने से होगा। जिस तरह भारतीय परंपरा में 7 धाराएं, 7 लोग, 7 द्वीप, 7 पवित्र नगर और सप्त ऋषि 7 की एक व्यापक सांस्कृतिक छवि बनाते हैं, उसी तरह आधुनिक भारत के लिए सप्तधारा 7 अलग अलग शक्तियों को एक साझा राष्ट्रीय प्रवाह में बदलने का राजनीतिक और सांस्कृतिक रूपक बनकर सामने आती है।